हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और बात करते हैं आज हम लोग 27 अगस्त के करंट अफेयर पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन यानी 27 अगस्त का करंट अफेयर्स। देखिए, पहला क्वेश्चन है अभी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है या कौन बनेगा, यह भी सवाल हो सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए डिक्लेयर किया है किसने? कर्नाटक की सरकार ने कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरीकों से अपने राज्य में लागू करेगा। ठीक है, और ये डिक्लेयर किसने किया? कर्नाटक राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं, कौन है? डॉक्टर डॉक्टर सी एन अश्वत्थ नारायण। इन्होंने घोषणा किया है कि कर्नाटक जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरीके से लागू करेगा अपने राज्य में। चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान जताया है? ध्यान रखिएगा, शून्य से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान जताया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4.5%। यानी इसको अगर ऐसे बोले तो 4.5% जो है शून्य से नीचे रहने का अनुमान जताया है आरबीआई ने हमारे देश के वृद्धि दर को 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, आरबीआई के बारे में डिस्कशन आगे कभी करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आईआईटी मुंबई ने किस विश्वविद्यालय के सहयोग से लिथियम बैटरी विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई ने एक विश्वविद्यालय है शिव नादर विश्वविद्यालय। ठीक है, तो शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से एक लिथियम बैटरी को विकसित किया है और यह बैटरी पूरी तरीकों से पर्यावरण के लिए अनुकूल बैटरी है और उसी को इन लोगों ने मिलकर आपस में विकसित किया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुद्रा योजना के अंतर्गत सबसे अधिक महिलाओं को ऋण प्रदान करने वाला राज्य कौन सा बना है? पहले ध्यान रखना, इसका जवाब पहले देखते हैं। तो इसका जवाब है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। तमिलनाडु राज्य ने मुद्रा योजना के अंतर्गत सबसे अधिक महिलाओं को ऋण प्रदान करने का रिकॉर्ड बनाया है अपने नाम से। और दूसरे नंबर पर है वेस्ट बंगाल और तीसरे नंबर पर है कर्नाटक पूरे भारत में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं जरा मुद्रा के बारे में। देखिए, मुद्रा के बारे में अगर बात करें तो मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो। एम मतलब है माइक्रो, यू मतलब है यूनिट्स, डी मीन्स है डेवलपमेंट, ठीक है, आर मीन्स है रीफाइनेंस और ए मीन्स है एजेंसी। तो पूरा नाम क्या हो जाता है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, तो ये मुद्रा योजना में मुद्रा का फुल फॉर्म क्या था ये मैंने आपको बताया। अब मैं अगर बात करूं इस मुद्रा के बारे में तो ये हमारे देश में लागू कब हुआ है? 8 अप्रैल 2015 को। ठीक, 2015 को, 8 अप्रैल 2015 को ही हमारे देश में लागू हुआ है ये योजना। इस योजना में होता क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत तीन तरह के लोन दिए जाते हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या लिखा है? माइक्रो यूनिट्स। तो माइक्रो यूनिट्स का मतलब क्या हो जाता है? लघु या कुटीर उद्योग। इसको माइक्रो को कुटीर ही कह सकते हैं, लघु का मतलब तो स्मॉल हो जाता है। तो कुटीर उद्योग, तो छोटे छोटे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ऋण से संबंधित ये प्रोग्राम है। ये स्कीम किसका है? ऋण संबंधित है, लोन से संबंधित है। और ये किसके लिए है? बिजनेस के लिए। लेकिन किस तरह के बिजनेस के लिए? तो चूंकि भारत में 4 तरह का बिजनेस होता है। एक होता है आपका माइक्रो यानी कि कुटीर उद्योग या कुटीर व्यापार, दूसरा होता है स्मॉल यानी लघु, तीसरा होता है मीडियम यानी कि मध्यम, और चौथा होता है लार्ज यानी कि बड़ा, बृहद। तो हम बात कर रहे हैं माइक्रो यूनिट्स के बारे में, यानी कि कुटीर उद्योग, सबसे छोटा बिजनेस का रूप। ठीक, अब इसके लिए 3 तरह का लोन है। एक जिसको कहा जाता है शिशु लोन। ठीक है, कौन सा लोन? शिशु लोन। शिशु लोन के अंतर्गत कितने तक का लोन मिलता है? अप टू 50,000, 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है शिशु लोन के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या होता है शिशु के आगे? शिशु के बाद एक होता है आपका किशोर लोन। कौन सा? किशोर लोन। अब किशोर लोन जो होगा वो कितने से होगा? 50,000 रुपए से अधिक। ठीक है, यानी 50,001 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक। ठीक, ये कहां तक? ये किस में आ जाएगा? किशोर लोन में आ जाएगा। ठीक है, और एक और लोन मिलता है तरुण लोन। तरुण लोन का मतलब क्या होता है? तरुण लोन का मतलब होता है 5,01,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन। ठीक, अब यहां पर एक बात समझना, मैं जो बता रहा हूं आपको वो बात यह समझना है
कि अगर सवाल पूछ ले कि मुद्रा योजना के अंतर्गत मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है किसी को भी, तो अधिकतम कितना मिल सकता है? तरुण लोन मिलेगा, अधिकतम मिल सकता है तो तरुण लोन मिलेगा, मतलब 10 लाख रुपया से अधिक तो लोन मिल ही नहीं सकता, 10 लाख मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो किशोर लोन, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन, ये 3 कैटेगरी होती है मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर के बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ई नीलामी पोर्टल किस राज्य में शुरू किया गया है? ठीक है, तो फिलहाल के लिए ई नीलामी पोर्टल जो है अभी शुरू हुआ है जम्मू एंड कश्मीर राज्य में केसर के लिए, सैफरॉन के लिए। अच्छा ध्यान रखना, सैफरॉन को जीआई टैग भी दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर। जीआई टैग मैं बार बार आपको 2-3 बार बता चुका हूं ऑलरेडी। जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब यहां पर होता है जब किसी राज्य या स्थान के किसी एक वस्तु का इतना नाम या प्रचलन हो जाता है कि उस वस्तु के नाम के साथ उस स्थान का नाम जोड़ दिया जाए। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि वो स्थान उस वस्तु के नाम की वजह से जाना जाने लगे, जैसे शिमला मिर्च है ना, तो शिमला शब्द जुड़ गया उसके साथ, ये क्या हो गया? जीआई टैग हो गया। वैसे ही हम केसर की जब बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर वर्ड जुड़ जाएगा उसके साथ। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, कंदमाल हल्दी है ऐसे ही। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हैं जिनको जीआई टैग दिया। बनारसी पान शब्द भी आपने सुना होगा, तो ये शब्द क्या होते हैं? जीआई टैग। उस जगह का नाम जोड़ दिया जाता है उस वस्तु के साथ, उसे ही कहते हैं जीआई टैग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए कुल मिलाकर नंबर ऑफ 47 शिक्षकों को नामित किया गया है। ठीक है, और इसकी घोषणा, इसका डिक्लेरेशन किसने किया? हमारे देश के शिक्षा मंत्रालय ने। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था नहीं, ये इसके पहले किस नाम से था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD। तो MHRD का ही नाम बदलकर अब क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के सुरक्षा का कार्यभार किसे सौंपा है? तो भारत सरकार ने अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी के सुरक्षा का कार्यभार जो है CISF को सौंपा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। CISF का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सर्विस फोर्स, या कह सकते हैं सेफ्टी फोर्स। मतलब क्या है? देखिए, सुरक्षा बल है ये, किसका? उद्योग सुरक्षा बल, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। अच्छा ध्यान रखिएगा, CISF को सौंपा तो गया है, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, या सॉरी, इसका फुल फॉर्म शायद मैंने गलत बोला क्या? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है इसका, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। अच्छा, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? स्टैचू ऑफ यूनिटी, देखिए ये कहां पर है? ये है गुजरात में। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। अच्छा, गुजरात राज्य में भी कहां पर है? तो जगह का नाम क्या है गुजरात राज्य के? उस जगह का नाम जहां पर ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो है कहां पर? साधु बेट। मैं नाम लिख रहा हूं, क्या है? साधु बेट। तो साधु बेट नामक एक स्थान है, वहां पर ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है जरा समझिएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, उस मूर्ति को दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति कहा जाता है। उसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि पूरे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल का लगा हुआ है साधु बेट नामक स्थान पर। कहां पर है ये? गुजरात में। उसी को स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये साधु बेट नामक स्थान जो है ये है कहां पर? तो नर्मदा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? नर्मदा। तो नर्मदा रिवर के किनारे है, या कह सकते हैं रिवर बैंक ऑफ नर्मदा। ये बात भी ध्यान रखना आपको, नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर बात करूं कि भाई इसके अलावा और क्या क्या मूर्तियां हैं जो कह सकते हैं कि ऊंचाई में अपना स्थान रखती, रैंकिंग रखती, तो देखिएगा वो भी। पहला रैंक किसका है? इंडिया का, वो किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। दूसरा रैंक है किसका? चाइना का। कितने मीटर ऊंचा है? 153 मीटर। ठीक है, गौतम बुद्ध की मूर्ति है। जापान में भी एक गौतम बुद्ध की मूर्ति है, वो तीसरा रैंक रखता है, वो कितना है? 120 मीटर। वहीं अगर हम बात करें USA की, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है 93 मीटर, 93 मीटर का, चौथा रैंक है। रसिया का 5वां रैंक है 85 मीटर। और उसके बाद ब्राजील का
जो है वो छठा रैंक है और वो 38 मीटर है। तो ये ऊंचाई के हिसाब से आपको मैंने बताया। अब मैं एक चीज और इसके साथ साथ जोड़ रहा हूं। अभी भारत सरकार का तो ये पूरा मामला आपको मैंने बता दिया, पूरे विश्व का बता दिया इवन। अब बात करते हैं जरा एक और चीज का। यूपी गवर्नमेंट ने बोला है कि श्री राम जी की एक मूर्ति लगाई जाएगी अयोध्या में 152 मीटर ऊंची। तो अगर 152 मीटर ऊंची मूर्ति ये लगा देंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं हो जाएगा कुल मिलाकर तीसरे नंबर पर श्री राम जी की जो मूर्ति लगाई जाएगी अयोध्या में, ठीक है। और ये थर्ड रैंक फिर हो जाएगा, क्योंकि पहले रैंक पर कौन रहेगा? स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात वाला, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। उसके बाद चाइना वाला होगा और उसके बाद फिर यूपी का श्री राम जी की मूर्ति आ जाएगी, ठीक है। और इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने 800 करोड़ रुपया अलॉट भी कर दिया था, ठीक है। या 800 करोड़ रुपया इस मूर्ति को बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले किस युद्धपोत को नष्ट करने का फैसला किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आईएनएस विराट। फिर से बोल रहा हूं, आईएनएस विराट को। विक्रांत ऑलरेडी सेवानिवृत्त हो चुका है, आपको पता भी होगा। इसके मटेरियल को ही बजाज कंपनी ने, विक्रांत की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल, इस क्वेश्चन का जवाब तो आपके आईएनएस विराट होगा, ठीक है। लेकिन विक्रांत जो मैंने इसके ऊपर ऑप्शन लिया था, विक्रांत का ऑलरेडी जो है वो मामला हो चुका। ये विक्रांत जो है सेवानिवृत्त हो चुका, रिटायर हो चुका था। और इसी के मटेरियल को खरीदा किसने था? बजाज कंपनी ने। और बजाज कंपनी ने इसके मटेरियल को खरीदकर इसको गलाकर ही बनाया था उन्होंने, विक्रांत के नाम से एक मोटर बाइक, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो बजाज विक्रांत के नाम से जो वो मोटर बाइक बना रहे थे, वो विक्रांत के इस लोहे को, उसके मटेरियल को खरीद कर ही उसी को गलाकर मेल्ट करके बनाया था। तो ये तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब मैं बात कर रहा हूं आईएनएस विराट के बारे में, जिसका फोटो भी आप यहां देख रहे हैं। तो ये आईएनएस विराट हमारे देश में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला युद्धपोत है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात आपको बता दें तो ये 1987 में हमारे देश के भारतीय नौसेना से जुड़ा था, इंडियन नेवी से जुड़ा था। और 2017 में ये जो है सेवानिवृत्त हो गया, रिटायर हो गया। और अब गुजरात में इसे नष्ट करने का फैसला किया गया। क्यों? क्योंकि ये किसी काम में अड़ंगाबाजी कर रहा है। अड़ंगाबाजी करने का सेंस क्या है? भाई गुजरात में किसी है तो समुद्र किनारे ही रुका, कहीं इसको रखा गया होगा, तो कोई काम में दिक्कत आ रही होगी, तो ये डिसाइड किया गया कि इसको बेचकर, इसको नष्ट करके या तो दूसरा बनाया जाएगा या किसी कंपनी को बेचकर उस पैसे से कहीं और इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि पानी में रखे रखे तो वैसे भी खराब हो रहा होगा वो, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने अभी अफ्रीका महाद्वीप को जो है जंगली पोलियो, एक वायरस बीमारी है, इस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया है, ठीक है। अब अगर डब्ल्यूएचओ की बात करें तो फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 7 अप्रैल 1948 1948 को। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल 1948 को चूंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, इस वजह से डब्ल्यूएचओ के इस इस्टेब्लिशमेंट के डेट को ही वर्ल्ड या इंटरनेशनल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है हर साल 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस कह सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे जो मनाया जाता है 7 अप्रैल को हर साल मनाते हैं। उसका रीजन क्या है? इसी दिन डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई है, इसलिए मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना जिस दिन हुआ है उसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, ठीक। अच्छा, इसका हेड ऑफिस कहां है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अब ये स्विट्जरलैंड देश का नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड में है, और स्विट्जरलैंड में कहां पर? जेनेवा में। अगर इसके हेड की बात करें, जो बहुत चर्चा में भी रहे हैं खासतौर से कोविड-19 को लेकर, तो इनके हेड कौन है? टेड्रोस एडनॉम, ठीक है, टेड्रोस एडनॉम। तो ये फिलहाल के लिए इसके हेड हैं, या कह सकते हैं चेयरमैन है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो टेबल टेनिस खिलाड़ी एक है पौलोमी घटक, ऑप्शन नंबर बी सही है। पौलोमी घटक को फिलहाल के लिए अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर किया है, जो कि हमारे भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी रही हैं और सिल्वर मेडलिस्ट भी रही हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड व्यापार को पूरी तरीके से बेचने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो अभी हाल ही में यस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस को पूरी तरीकों से बेचने का फैसला किया है। अच्छा, अब यहां पर बात करें अगर म्यूचुअल फंड की, देखिए म्यूचुअल फंड क्या होता है? ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें इन्वेस्टर का पैसा किसी थर्ड पार्टी के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें इन्वेस्टर का पैसा किसी थर्ड पार्टी के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है, जबकि इन्वेस्टर को यह नहीं पता होता
कि उसका पैसा एक्चुअली कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, उसे सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड से मतलब होता है। अब इसका पूरा बेसिक थीम क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा किसी अलग से म्यूचुअल फंड के वीडियो में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कैपिटल मार्केट तब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला समानता दिवस मनाया जाता है हर साल 26 अगस्त को, 26 ऑफ अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री टू मूव कार सेवा किस देश से में प्रारंभ किया गया है? तो फ्री टू मूव कार सेवा जो है अभी फ्रांस में स्टार्ट किया गया है। एक इलेक्ट्रिक कार सेवा ये है, इसमें आप किसी भी कार को इलेक्ट्रिक स्टेशन से लेकर घूमने के लिए यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी तरह का चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। किसी भी इलेक्ट्रिक स्टेशन पर उपस्थित कार को लेकर आप जो है घूमने के लिए उसे यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप कहोगे सर इसका क्या उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या फायदा है इसका? तो फ्रांस की गवर्नमेंट चाहती है कि उसके देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड बढ़े, तो उसके लिए पहले लोगों को फ्री डेमो देना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, एक स्कीम चला देते हैं कि आप लोग फ्री में कार ले जाइए, चलाएंगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपीरियंस बेहतर होगा तो आप उसको प्रेफर करेंगे, उसके साथ जाएंगे, उसे खरीदेंगे। ठीक है, और आपको मेंटेनेंस लो लगेगा, सस्ता लगेगा तो आप जाएंगे ही जाएंगे उसके साथ। अच्छा, अगर बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस में है। ठीक है, मुद्रा यानी करेंसी क्या है? यूरो है। और राष्ट्रपति का नाम क्या है? इमेनुअल मैक्रोन, इमेनुअल मैक्रोन। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 27%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के आखिरी सवाल पर। तो आखिरी सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बना है? तो तेज गेंदबाज पहले कौन बने हैं? इंग्लैंड के बहुत अच्छे और कह सकते हैं कि हमेशा परफॉर्मेंस देने वाले एक गेंदबाज हैं जिनका नाम है जेम्स एडरसन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जेम्स एडरसन ने यह कारनामा किया है, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं। ठीक है, अगर बात करें कि स्पिन गेंदबाज की, तो उसमें नाम आता है अब किसका? दुनिया के में स्पिन गेंदबाज में 600 विकेट लेने वालों में नाम किसका आता है? मुरलीधरन, मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के हैं जिन्होंने 800 विकेट लिया है। ठीक है, दूसरे नंबर पे शेन वॉर्न है ऑस्ट्रेलिया के, तीसरे नंबर पे अनिल कुंबले हैं भारत के। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि तेज गेंदबाज की अगर बात करें तो फास्ट बॉलर की बात करें तो वो हो जाते हैं जेम्स एडरसन, और वो कहां से आए? इंग्लैंड से। अब इंग्लैंड की बात करें तो राजधानी कहां पे है? लंदन में। करेंसी का नाम क्या? पाउंड स्टर्लिन। और प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बोरिस जॉनसन। ठीक है, हो सकता है बोरिस भी आपको कहीं पढ़ने को मिले तो बात वही है, बोरिस जॉनसन। और पार्लियामेंट इनके संसद का नाम है। ठीक है, तो अब बात करते हैं करंट अफेयर एट अ ग्लांस की। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? तो कर्नाटक बनेगा। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान जताया? 4.5%। आईआईटी मुंबई ने किस विश्वविद्यालय के सहयोग से लिथियम बैटरी को विकसित किया? तो श्री नाडर यूनिवर्सिटी से के सहयोग से। मुद्रा योजना के अंतर्गत सबसे अधिक महिलाओं को ऋण प्रदान करने वाला राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु बना है। केसर के बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ई नीलामी पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर ने शुरू किया है। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया गया? तो 47 नंबर ऑफ टीचर्स को नामित यानी कि नॉमिनेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में के सुरक्षा का कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो सीआईएसएफ को सौंपा गया है। सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले किस युद्धपोत को नष्ट करने का फैसला किया गया है? तो आईएनएस विराट को दिया गया है, या नष्ट करने का फैसला किया गया है, जो कि 1987 में भारतीय नौसेना से जुड़ा था, इंडियन नेवी से जुड़ा था। अगला सवाल था, डब्ल्यूएचओ ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो से मुक्त करने घोषित किया है? तो अफ्रीका महाद्वीप को घोषित किया। ये एक कह सकते हैं वायरस बीमारी है, वायरस डिजीज है। भारत की किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो पौलमी घटक ने संन्यास की घोषणा की है। किस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड व्यापार को पूरी तरीके से बेचने का निर्णय लिया है? तो उसका सही जवाब था यस बैंक ने। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है। फ्री टू मूव कार सेवा किस देश में प्रारंभ किया गया है? तो फ्रांस में प्रारंभ किया गया है। एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है? तो 27% लोगों के पास नहीं है। अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बना है? तो
जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के गेंदबाज बने हैं, जो है 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज। अब बात करते हैं कल पूछे गए सवाल पर। तो पिछला सवाल था आपसे कि आईसीसी ने हाल ही में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम में कितने खिलाड़ियों को शामिल किया है। उसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, 3 खिलाड़ियों को। ठीक है, अब देखते हैं इसका सही जवाब कितने लोगों ने दिया है। तो ललित मोहन पांडे, दीप्ति सिंह, अश्विनी आर्या, वैभव सिंह, अन्नपूर्णा सिंह, मुकुंद कृष्णा, राजन साहनी, श्वेता तिवारी, रविशा धमेजा, शिवम बर्नवाल, गार्गी दुबे, मुस्कान तिवारी, अमरनाथ मौर्य, अभिषेक यादव, विकास, अरुण राय, संदीप यादव, अमित सहगल, ज्योति सरोज, संदीप सिंह, दीपक यादव, नरेंद्र पाल, ज्योति गुप्ता, सूरज कुमार, अंजलि मिश्रा, विकास पटेल, ममता सोनी, रुचि सिंह, कृतांग अग्रवाल, आनंद प्रकाश, सतीश कुमार बर्नवाल, उत्कर्ष सिंह राजपूत, अर्चना कुमारी, नीरज सोनकर, अंकित यादव, मनु, अजय सिंह, अनुराग त्रिपाठी, शिवानी सिंह, सौरभ कुमार यादव, गरिमा पांडे, शिवम सिंह, पूजा सिंह, अरविंद पटेल, प्रवेश द्विवेदी, दीपक केसरी, अनुराग वर्मा, राजकुमार बाबू, अमिषा सिंह राजपूत और अनूप कुमार सिंह ने, इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका जवाब सही है और धन्यवाद कि आपने जवाब अटेम्प्ट किया। अब बात करते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल है, भारत के फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शन है आसाम, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, नन ऑफ दीज। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। तो अधिक से अधिक लोग इसका जवाब टाइप करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और एक बात और भी है कि आप एक चीज और कमेंट करके बताइएगा, क्या आप लोग लाइव क्लास चाहते हैं करंट अफेयर का या नहीं। ठीक है, अभी तो आपको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो देते हैं, क्या आप लोग लाइव क्लास चाहते हैं करंट अफेयर का, तो आप उसके बारे में भी अपना कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम लोग उस पर कुछ बेहतर इनिशिएटिव ले सकें। ठीक है, तो वीडियो को अभी तक या अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो उसको कम से कम 1 लोग तक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।